नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर जो है उसके सितंबर 2021 पेपर के संदर्भ में जो आपकी स्कीम है वो अभी आनी बाकी है, परंतु जो परीक्षा तिथि है, परीक्षा के फॉर्म है, उसको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से घोषणा कर दी गई थी। तो उसी के संदर्भ में आज हम तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत जो सामाजिक अध्ययन का विषय है उसकी क्लास नंबर 1 देखेंगे। और इस फास्ट रिवीजन में हम मुगल काल से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कुछ कोर्स है। तो आप चाहें तो कोर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये सभी जो स्क्रीनशॉट हैं जिससे पहले हम टेलीग्राम पर पूरी पीडीएफ भी भेज चुके हैं, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत में मुगल साम्राज्य आपका सबसे पहला ही टॉपिक है। मुगल जो है उनका प्रशासनिक सामाजिक करके भी कोर्स में है। मराठा शक्ति, यूरोपीय शक्ति, सत्ता के लिए यूरोपीय जो शक्ति उनमें संघर्ष, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य, जीव मंडल, यहाँ से ज्योग्राफी पोर्शन है, भूखंड जो है इनका विभाजन, विश्व में प्राकृतिक संसाधन, मनुष्य की आवश्यकता, हमारा भारत, हमारा खनिज संपदा, सरकार के अंग, और लास्ट में संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, न्यायाधीश की योग्यताएं और कार्यकाल है, और लास्ट में इस प्रकार से जनहितवाद और पंचवर्षीय योजनाएं और एक दो पॉइंट और दे रखे हैं। तो ये आपका कंप्लीट कोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। मुगल काल में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सभी जो राजा हैं उनका जो है वो क्रम। तो उसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं, भाजसा करके। हम बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे, जो एकदम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो, क्योंकि कोर्स हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आप चाहें तो अगर डिटेल में आप देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी टॉपिक वाइज मैथ से लेकर सभी सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो बी से आपका बाबर हो जाएगा, एच से आपका हुमायूं आ जाएगा, ए से आपका अकबर जो है वो आ जाएगा, जे जो है इससे आपका जहांगीर आ जाएगा, जो एस है इससे आपका शाहजहां आ जाएगा, और जो ए है सबसे लास्ट में इससे आपका औरंगजेब आ जाएगा। ये क्रम आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक ना एक प्रश्न तो आपसे जरूर पूछा ही जाएगा जब आपका पहला कोर्स पूरा मुगल साम्राज्य है। तो इनके क्रम याद रखने से आपको समय अवधि जो है उसका एक अंदाजा लगा रहता है, और कैसे भी टाइप से अगर कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आप आंसर तक पहुंचने में आपको जो है वो हेल्प मिलेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। बाबर का जो टाइम पीरियड था वो 1526 से 30 तक जो है वो था ईसवी। अब यहाँ से आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले बाबर को एक उपाधि मिली थी, वो उपाधि आपकी कौन सी थी? बादशाह की उपाधि। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो सकती है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि ये उपाधि अभी तक के जितने भी तैमूर शासक थे उन्होंने धारण नहीं की थी। ये पहला ऐसा शासक था बाबर। बाबर जो है इसके 4 पुत्र थे। हुमायूं, जो कि आपको इसके बाद शासन देखने को मिला। हुमायूं के अलावा कामरान, उसके अलावा अस्करी, उसके अलावा जिंदाल, हिंदाल, ये 4 नाम जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से आपके युद्ध हैं 4 इंपॉर्टेंट, उनकी बात करते हैं इसको जो है वो क्लियर करके। तो बाबर के द्वारा लड़े गए जो 4 युद्ध थे उसकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं। पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर। इस टाइप से आप चाहें तो एक लाइन के तौर पर याद रख सकते हैं। पानी से पानीपत का युद्ध हुआ कब था? 21 अप्रैल 1526 को। सन जरूर ध्यान रखिएगा। खाना से खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च, इसी के जस्ट एक साल बाद यानी 1527 ईस्वी। क्रम जो है युद्ध का सभी का एक साल बाद है, 26 है, 1527 है। चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 है, और घाघरा का युद्ध जो है वो 1529 है। और ये सभी ईस्वी तो आपका कॉमन है। तारीख 1528 में जो है वो 29 जनवरी की, और 1529 वाले में जो यानी कि जो घाघरा का युद्ध है इसमें 6 मई की जो है वो तारीख है। अब बात करते हैं सबसे पहला युद्ध जो पानीपत का है वो किसके किसके बीच हुआ था। तो ये जो है आपका इब्राहिम लोदी
और बाबर के बीच जो है वो हुआ था, पहला वाला। दूसरा आपका राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। बाबर आपके चारों में ही थे, आपको इसलिए दूसरा नाम ध्यान रखना है जिसके साथ हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो है वो मेदिनी, रॉय और बाबर के बीच में हुआ था। और जो चौथा था वो अफ़गानों और बाबर के बीच में हुआ था। चारों युद्ध में बाबर जो है वो विजयी रहा था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से युद्ध बहुत पूछे जाते हैं, यानी बहुविकल्पी में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे खानवा का युद्ध जो है, तो वो किसके-किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, इस टाइप से प्रश्न जो है वो बनते हैं। तो ये तो हो गया युद्ध। पानीपत का जो युद्ध था, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि जो पानीपत का युद्ध है, ये जो युद्ध था इसमें पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग जो है वो किया गया था। तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया गया था। ये बाबर के युद्ध के अलावा बाबर को उपाधि कौन सी मिली थी, तो कलंदर की उपाधि जो है वो दी गई थी। और जब खानवा युद्ध उसने जीता था तब उसे गाजी की उपाधि भी जो है वो दी गई थी। बाबर की मृत्यु की बात करें तो आगरा में जो है वो मृत्यु हुई थी। बाबर की जो आत्मकथा है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और उस आत्मकथा का नाम है बाबर नामा। बाबर नामा जो है ये किस भाषा में है, अगर ये पूछा जाए तो चगताई भाषा जो है वो भाषा का नाम ध्यान रखिएगा। इसका जो अनुवाद है वो किसने किया था बाबरनामा का, तो फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना जो है उन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो किया था। तो बस बाबर के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। चाहें तो मकबरा और याद रख सकते हैं, मृत्यु जो है वो आगरा में हुई थी, परंतु जो थोड़ा-सा डिटेल में पूछा जाता है तो आगरा के आराम बाग जो है, वहाँ पर जो है वो दफनाया गया था। और बाद में काबुल में इसके द्वारा चुना गया स्थान था, वहाँ पर दफनाया गया था। ये बाबर हो गया, बाबर के बाद इसका उत्तराधिकारी आया हुमायूँ। हुमायूँ के टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो 1530 से 1556 तक। पहला टाइम पीरियड क्या था? पहला था 1526 से 30 तक और ये दूसरा क्या है? 1530 से 1556 ईस्वी। हुमायूँ जो है, मैंने बताया था उसके 4 बेटे थे बाबर के, उसी में से हुमायूँ था। हुमायूँ के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसने 1533 में दीन पनाह नामक जो नगर था, उसका निर्माण जो है वो किया था। उसकी स्थापना जो है वो करवाई थी। हुमायूँ से रिलेटेड आपको युद्ध जो याद रखना है वो चौसा का युद्ध याद रखना है। चौसा का युद्ध जो है वो 25 जून 1539 ईस्वी में जो है वो हुआ था। किसके-किसके बीच हुआ था? तो हुमायूँ से संबंधित है तो हुमायूँ तो होगा ही होगा और साथ ही साथ शेर खां जो है, उसके साथ जो है वो हुआ था। शेर खां और हुमायूँ के बीच हुआ था और इसमें जो हुमायूँ था, ये हार गया था। हुमायूँ पराजित हो गया था और शेर खां जो है, उसने जो आगरा है और दिल्ली उस पर कब्जा कर लिया था। अगर बात करें हुमायूँ का विवाह किससे हुआ था, तो हमीदा बानो बेगम से जो है वो हुआ था। हमीदा यहाँ पर शॉर्ट में मैंने लिख दिया। चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था। एक और युद्ध था वो था बिलग्राम का युद्ध। वो भी आप याद रख सकते हैं, हुमायूँ से रिलेटेड, जो कि 1540 में जो है वो हुआ था। इन सब के अधिकतर ईयर ही जो है वो पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा हुआ कब था। सरहिंद का युद्ध है वो भी 1555 में हुआ था पर उतना पूछा नहीं जाता है। अब बात करते हैं मृत्यु की, तो 1556 तक कार्यकाल था, तो बस एक 1556 में ही मृत्यु हुई थी। 1 जनवरी 1556 को जो इसने दीन पनाह नामक जो नगर था, इसका निर्माण कराया था, इसी का भवन था। इसमें पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। तो पुस्तकालय जो है वो ध्यान रखिएगा कि किससे संबंधित है, हुमायूँ से है। क्वेश्चन पूछने का तरीका एक बहुविकल्पी में ये भी हो सकता है
कि इनमें से किस मुगल शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो गई थी? तो हुमायूं जो है वो था। हुमायूं की जो रचना थी वो बहुत पूछी जाती है, वो रचना है गुलबदन बेगम। ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए, गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं की रचना थी। अब जो हमारी ट्रिक थी भाजसा की BHA, उसमें जो नंबर है वो इसके बाद आता है अकबर का, परंतु हुमायूं में ही हमने बात की शेरशाह की भी, क्योंकि शेरशाह जो है उसी को शेरखां कहते हैं जिसने इसको हरा दिया था। कौन सा युद्ध में? जो हमने यहाँ पर देखा था चौसा का युद्ध। तो इसलिए देखना जरूरी हो जाता है किसके बारे में? शेरशाह के बारे में भी। शेरशाह के बारे में अगर बात करें तो 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक जो है इसका टाइम पीरियड था। अब इसमें जो बचपन का नाम है वो आपसे पूछा जा सकता है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। और इनके जो पिता थे वो हसन खां थे। फरीद जो था इसने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। इसी बहादुरी से जो है वो प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक थे सुल्तान मुहम्मद बहार खां लोहानी, क्या नाम था उनका? मुहम्मद बहार खां लोहानी। उन्होंने ही इसे शेर खां की उपाधि जो है वो दी थी। इस टाइप से नाम शेर खां जो है वो पड़ा था। पहले नाम क्या था? फरीद था, फिर नाम पड़ा शेर खां। और जो बिलग्राम का युद्ध में हमने उस ऊपर हुमायूं में बताया था, उसमें शेरशाह जो है इसने बिलग्राम युद्ध हुआ था 1540 में, उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर जो है वो बैठा था ये आपका शेरशाह। तो जहाँ से टाइम पीरियड स्टार्ट होना है 1540, ये बिलग्राम के युद्ध से स्टार्ट हुआ था। शेरशाह के संदर्भ में पूछा जाता है इसका मकबरा। तो इसका जो मकबरा है वो कहाँ है? वो आपका सासाराम में है। सासाराम। सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर जो है वो निर्मित किया गया था। एक चीज ये भी पूछा जाता है कि रोहतासगढ़ का जो किला है वो किसने निर्माण कराया? तो शेरशाह ने जो है वो कराया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शेरशाह जो है इसने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज, 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक चीज को यहाँ पर ये भी समझिए कि जैसे यहाँ से प्रश्न का जो पूछने का तरीका होगा, जरूरी नहीं कि यहाँ पर 32 अंक वाला सिकंदरी गज ही आपसे पूछ लिया जाए। आपसे शेरशाह के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा। एक लघु में क्वेश्चन आएगा, चाहे अति लघु में है, आपको ये सारी चीजें मिला के लिखनी है। उसके बारे में आपको इतनी चीजें पता होना चाहिए कि कैसे भी कहे कोई भी प्रश्न आए आप उसके बारे में कर ले जाएं। अब पर्टिकुलर पूछ लिया गया जैसे कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो बहुविकल्पी में आएगा, वन लाइनर में आएगा तो आप कर ही ले जाएंगे, वो तो मैं यहाँ बता ही रहा हूँ। परंतु इन्हीं जितने पॉइंट हैं इनको आपको एकदम रट लेना है जब तक पेपर होगा। और लघु में क्वेश्चन आ रहा है तो ये सारी चीज़ों को आपको मिला के जो है पूरे पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो है वो लिखना है। इसीलिए सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। फिर बात करते हैं शेरशाह की। तो शेरशाह जो है इसने ग्रैंड ट्रंक रोड, आपने नाम अवश्य सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण करवाया था, इसकी मरम्मत करवाई थी। और साथ ही साथ डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह के द्वारा ही कराया गया था। ये कॉम्पिटेटिव लेवल में डाक प्रथा बहुत पूछा जाता है। अगर आप आगे चल के तैयारी करेंगे यूपी टेट सुपर टेट तो उनमें भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा शेरशाह के बारे में। अब बात करते हैं इसके बाद ट्रिक थी हमारी BHA। तो ए से आपका क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अकबर के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये था 1556 से लेकर के 1560 जो है वो ईस्वी। क्योंकि हमने इससे पहले का देख लिया, अब अकबर का देखते हैं। अकबर जो है इसका जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 में हमीदा बानो बेगम, मैंने ऊपर नाम बताया था जो विवाह हुआ था हुमायूं का, हमीदा बानो बेगम। अकबर का जो जन्म है हमीदा बानो बेगम के गर्भ से, अमरकोट के, ये एग्जैक्ट लाइन आपसे पूछी जा सकती है, अमरकोट जो है इसके
राणा वीर साल जो है उसके महल में हुआ था। और जो राज्याभिषेक है अकबर का, वो आपका यहाँ जहाँ से सन 1556 से इनका स्टार्ट हो रहा है, वही 14 फरवरी 1556 को पंजाब जो है उसके कलानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ था। अकबर से क्वेश्चन पूछा जाता है अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां जो है वो अकबर का संरक्षक था, बैरम खां। कब से कब तक रहा था, तो 1556 से 1560, यानी जितना इसका टाइम पीरियड था पूरे समय तक रहा था। पानीपत की हमने पहली लड़ाई देखी थी, बाबर में सबसे पहले जो आया था। पानीपत की अब दूसरी लड़ाई आती है अकबर से रिलेटेड, पानीपत। और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा, इतने अच्छे अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं। और कोशिश हम करेंगे इसी तरीके से एग्ज़ाम तक आपके लिए, जितने भी और भी सेमेस्टर हैं, सेकंड सेमेस्टर के भी काफ़ी छात्र हैं जिनकी किसी सिंगल सब्जेक्ट में बैक है, उसके लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। बस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर, जितने भी लोगों की बैक है इस बार हर हाल में जो है वो क्लियर करनी है, क्योंकि प्रमोट और छात्र होते जा रहे हैं, आप बहुत पिछड़ते जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करते रहिएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत जो है वो करूँगा। तो पानीपत का कौन सी लड़ाई, दूसरी लड़ाई। अब पूछा कैसे जाता है, यही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे, जरूरी नहीं कि अकबर के बारे में पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि पानीपत का दूसरा जो युद्ध है वो किसके बीच और कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 5 नवंबर 1556 को। किसके किसके बीच, तो अकबर का टाइम पीरियड तो अकबर तो रहेगा ही रहेगा, अकबर के साथ और कौन था, तो हेमू था, अकबर और हेमू के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। एक और युद्ध यहाँ पर देखने को मिलता है अकबर के टाइम में, वो आपका है हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब हुआ था, तो वो भी आपका इसी 1570, ये ऊपर वाला यहाँ पर 60 गलती से लिख गया, ये 60 नहीं 1556 से 1605 है, तो ये टाइम था। तो हल्दी घाटी के युद्ध 1556 से आपको क्या याद रखना है, जस्ट 20 साल आगे, 56 से 66, 66 से 76, यानी कि 1576 ईस्वी। और तारीख आपकी 18 जून की, तो 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। अकबर का टाइम पीरियड तो अकबर तो होगा ही होगा, अकबर के साथ कौन था, तो अकबर के साथ थे महाराणा प्रताप। शॉर्ट में प्रताप यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसमें अकबर जो है वो आपका विजयी रहा था। ये जो आपका युद्ध था इसमें मुगल सेना जो थी उसका जो नेतृत्व है वो मान सिंह ने किया था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है इसमें आपको नाम याद रखना है, मान सिंह। मान सिंह कौन था, मान सिंह जो है, जैसे मैंने बात की थी ना कि अकबर का संरक्षक पूछा जाता है तो बैरम खां था, ऐसे ही अकबर का सेनापति अगर पूछा जाता है तो मान सिंह था अकबर का सेनापति। तो इसी ने ही नेतृत्व किया था। और इसके साथ आसफ खां का भी नाम देखने को मिलता है, पर मान सिंह मुख्य रूप से आपको याद रखना है। इसको पूरा रफ करते हैं, अकबर के बारे में कंटिन्यू रख रहे हैं। दीन ए इलाही, ये आपको ध्यान रखना है, दीन ए इलाही जो धर्म है ये पूछा जाता है, इसका पुरोहित कौन था, तो अकबर जो है वो था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम शासक कौन था, तो आपका बीरबल था। ये ध्यान रखिएगा, एज एज इट इज क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अकबर जो है उसके दीवान का नाम आपसे पूछा जाए तो उसका नाम था टोडरमल, राजा टोडरमल, जिसने 1580 में 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त जो है उसकी व्यवस्था जो है वो की थी, दहसाल बंदोबस्त। अकबर के टाइम में प्रसिद्ध अगर आपसे पूछा जाए संगीतकार तो आप सभी जानते हैं तानसेन, वे बहुत ही फेमस ज़्यादा। और अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायन में तानसेन के अलावा बाज बहादुर, बैजू बाबरे, इन सब का नाम देखने को मिलता है। अकबर के शासनकाल में ही आपको जो प्रथा एक देखने को मिलती थी जिसका नाम है मनसबदारी प्रथा। डायरेक्ट भी आपसे अगर पूछा जाए कि मनसबदारी प्रथा कहाँ देखने को मिलती है, तो अकबर के काल में। अकबर में आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें हुई थी,
जो इतने हमने इससे पहले पढ़े उन सबसे ज़्यादा मनसबदारी जो प्रथा है वो अकबर के टाइम में। अकबर की जो मृत्यु है, जो टाइम था लास्ट तक 1556 से 1605 तक हमने बताया था, तो मृत्यु 1605 में ही हो गई थी। और अकबर ने और भी बहुत से काम कराए थे, जैसे दास प्रथा का अंत अकबर ने कराया था। कब कराया था? 1562 में कराया था। जजिया कर इसने समाप्त कराया था 1564 में। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको सोशल साइंस की थर्ड सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई थी, जब हमने सिंगल सिंगल टॉपिक पे सभी वीडियो देखे हैं। जैसे बाबर है, हमने तो पूरा एक बाबर पे कंप्लीट वीडियो देखा है। अगर आपको डिटेल में देखना हो तो वहां से देख लीजिएगा। और दीन इलाही जो धर्म है वो मैंने बताया, तो इसका टाइम भी आप याद रख सकते हैं। दीन इलाही जो है, इसकी जो स्थापना है वो 1582 में जो है वो करवाई गई थी। और इलाही संवत आपसे पूछा जाए तो 1583, जस्ट एक साल बाद। तो ये कुछ इससे संबंधित नाम हो गए। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी यहाँ पर काफी काम हुए। स्थापत्य कला में जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हो गया, शॉर्ट में हुमायूं का लिख दिया मैंने। और जोधाबाई का जो है वो महल हो गया, इबादत खाना हो गया, इलाहाबाद का जो है वो किला हो गया, लाहौर का किला हो गया। ये सब यहाँ पर स्थापत्य कला से संबंधित कार्य हुए थे। अकबर के ही दरबार में जो है वो नवरत्न भी थे। नवरत्न आपसे भी पूछे जाते हैं। नवरत्न में आपको नाम पता होना चाहिए। पहला नाम है अबुल फजल का, दूसरा नाम है फैजी, तीसरा है तानसेन, चौथा है बीरबल, पांचवा है टोडरमल। इन सब के बारे में मैंने अलग अलग बताया आपको, टोडरमल भी बताया, बीरबल भी बताया और तानसेन भी बताया। टोडरमल मैंने बताया कि अकबर के दीवान थे राजा टोडरमल, इन्होंने दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। छठा आपका नाम है मान सिंह। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में मान सिंह कौन थे, वो सेनापति थे अकबर के। और सातवां है अब्दुल रहीम खान खाना, आठवां जो है फकीर अजीउद्दीन और नवां जो है वो मुल्ला दो प्याजा। तो ये जो है 9 नाम आपको पता होना चाहिए, अकबर के 9 रत्न के नाम से जाने जाते थे। और अबुल फजल जो है, इनसे रिलेटेड आपको याद रखना है कि अबुल फजल जो है उन्होंने अकबरनामा जो है उसकी रचना की है। अबुल फजल, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि अकबरनामा जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की, और ऑप्शन में क्या दे दिया जाता है? अकबर का नाम ही दे दिया जाता है। तो कई लोग अकबर को ही ट्रिक कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अकबरनामा जो ग्रंथ है उसकी जो रचना है वो अबुल फजल ने जो है वो की थी। अबुल फजल जो है ये दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। और अकबर जो है, इसमें मैंने तानसेन का नाम लिया, तो तानसेन को एक उपाधि दी थी अकबर ने ही। वो उपाधि थी कंठाभरण वाड़ी विलास, क्योंकि वाड़ी उनकी थी सुंदर, तो उसी से रिलेटेड उनको उपाधि जो है वो दी गई थी। अकबर जो है इसके काल को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी साहित्य का, क्योंकि साहित्य की दृष्टि से यहाँ पर देख भी रहे हैं काफी लोग हैं, तो हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल के नाम से जो है वो जाना जाता है। किसके? अकबर के काल को। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि और भी हैं आपके आगे उनको भी, जैसे इसके बाद हम जहांगीर पढ़ेंगे, उसको चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि अकबर जो है, ध्यान रखिएगा इसको, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है वो कहा जाता है। तो अकबर के बारे में इतना ही। अब बात करते हैं हम जहांगीर की। जहांगीर की अगर बात करें तो टाइम था 1605 से 1627 जो है वो ईस्वी तक। अकबर का जो उत्तराधिकारी था वो सलीम था। इसी का ही नाम है, जो कि उपाधि लेकर बैठते हैं ना लोग, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके बैठा था। तो जो जहांगीर है, इसको सबसे पहले याद किया जाता है न्याय की जंजीर के लिए। अकबर नहीं, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए। जंजीर जो है वो सोने की बनी होती थी, जो आगरा का जो किला था उसके शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंबे से जो है वो लगवाई हुई थी। जहांगीर ने जो है शुरू की थी तुझके ए जहांगीरी नामक आत्मकथा। तो आत्मकथा का नाम आपको पता होना चाहिए, तुझके ए जहांगीरी। इसने शुरू तो की थी जहांगीर ने, पर समाप्त इसने नहीं करवाई थी। समाप्त किसने कराई थी? तो उनका नाम था मौतबिंद खां। उनका नाम क्या था? मौतबिंद खां। शॉर्ट में एम के लिख दिया मैंने। मौतबिंद खां जो है, इसने पूरा करने का श्रेय जो है इनको जाता है। जहांगीर जो है उसके जो पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम आप याद रखिएगा, जो था खुसरो। खुसरो क्यों मैंने नाम बताया?
कि खुसरो जो था इसने अपने पिता के विरुद्ध यानी जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और विद्रोह के कारण जो जहांगीर था उसने इसे पकड़वाकर जेल में डलवा दिया था और खुसरो की सहायता के कारण ही जो जहांगीर था उसने सिखों के गुरु जिनका नाम था पांचवें गुरु जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव उसको जो है वो फांसी दिलवाई थी। तो इसलिए आपका खुसरो महत्वपूर्ण है। और अगर बात करें जो जहांगीर है इसका विवाह किससे हुआ था तो नूरजहां से जो है वो हुआ था। एक चीज अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो नूरजहां में भी लास्ट में क्या आ रहा है जहां आ रहा है और जहांगीर में भी आप देखेंगे क्या आ रहा है तो जहां आ रहा है स्टार्टिंग में। तो इनके लास्ट के जहां से आप इस जहांगीर को जोड़कर याद रख सकते हैं कंफ्यूजन नहीं होगी। नूरजहां जो है इसका वास्तविक नाम क्या था मेरुन्निसा जो है वो मेहरुन्निसा जो है ये वास्तविक नाम था किसका नूरजहां का। और जब जहांगीर के साथ विवाह हो गया था मेहरुन्निसा का तो जहांगीर ने इसे नूरजहां और नूर महल की उपाधि जो है वो दी थी। नूरजहां के सम्मान में ही जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जो है वो चलवाए थे। जहांगीर जो है इसके टोटल 5 पुत्र थे जिसमें मैंने एक नाम आपको बताया था खुसरो। ये नाम मैंने बताया था खुसरो। और कौन कौन पुत्र थे एक परवेज करके था और तीसरे नंबर पे जो है वो खुर्रम का नाम देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके बाद जो आगे शासन चला वो खुर्रम का चला। खुर्रम जो है इसको हम देखेंगे परंतु जहांगीर के बारे में कुछ पॉइंट और कि चित्रकला मैंने बताया था ना कि जैसे इससे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के काल को जाना जाता है सेम जो जहांगीर था उसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अकबर के दरबार में जैसे हमने बहुत से साहित्यकार देखे सेम जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे आगा रजा अबुल हसन मोहम्मद नासिर मोहम्मद मुराद मनोहर और गोवर्धन इस टाइप से कुछ नाम है जो कि चित्रकला से संबंधित है। और एक लास्ट पॉइंट और जहांगीर के टाइम में आप याद रखिएगा जिससे हाल ही में अभी जो पेट का एग्जाम हुआ था वहां से भी क्वेश्चन जो है यहाँ से आया था कि जहांगीर जो है इसके शासन काल में कुछ यूरोपीय यात्री आए थे। उन यूरोपीय यात्री जो है उनका नाम क्या था तो हॉकिंस आया था सर टॉमस रो जो है वो आए थे। टॉमस रो जो है यहीं से आपका जो सेकंड शिफ्ट था पेट का यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम जो अभी कल 24 अगस्त को ही हुआ है उसमें सेकंड शिफ्ट में क्या आया था फायान का नाम दिया था और फेनसांग का नाम दिया था। ये चीनी यात्री जो है उन दोनों के नाम दिए थे और साथ में सर टॉमस रो का नाम दिया था। इनको अरेंज करना था ये क्वेश्चन आया था। तो अरेंज करने में टाइम पीरियड आपको पता होगा तो आप आसानी से अरेंज कर जाएंगे जब आपको ये पता चल जाएगा कि टॉमस रो जो है वो जहांगीर के टाइम में आया था। जहांगीर का टाइम 1605 से 1627 के बीच में था। तो आपको ये पता चल जाएगा कि सर टॉमस रो एक्चुअल में आए कब थे। तो देखिए छोटी छोटी चीजें अगर आप अच्छे से पढ़ते चलेंगे तो आगे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो हॉकिंस आया था कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो आया था विलियम फिंच आया था और एडवर्ड टेरी ये सभी यूरोपीय यात्री जहांगीर के टाइम में आए थे। तो जहांगीर हमारा समाप्त हुआ। इसी का जो तीसरा पुत्र था जिसका नाम मैंने क्या बताया खुर्रम इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो इसके बाद जो नाम देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है शाहजहां का। तो शाहजहां का नाम ही जो है वो खुर्रम था। टाइम कब से कब तक तो 1627 से लेकर के 1657 ईस्वी तक जो है वो टाइम चला था 30 साल देखिए चला था टोटल। तो जो नाम है इसका वो ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया था खुर्रम क्योंकि पूछ लिया जाता है। खुर्रम जो है इसका जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था तो आसफ खान जो है उनकी पुत्री थी जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था अर्जुमंद बानो बेगम इनसे जो है वो विवाह हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है बाद में मृत्यु हो गई थी अर्जुमंद बानो बेगम की। बाद में विवाह हुआ था फिर आपने नाम मुमताज महल जो है सुना होगा बेगम मुमताज महल इनकी याद में इन्होंने शाहजहां जो है इन्होंने ताजमहल का निर्माण आगरा में जो है वो करवाया था उनकी कब्र के ऊपर। और आप देख रहे हैं ना कि ताजमहल किससे रिलेटेड है स्थापत्य कला से रिलेटेड है। तो बस उसी से जोड़ के याद रखना है कि शाहजहां का जो काल था उसको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल के नाम से जो है वो जाना जाता है क्योंकि आपको क्या जोड़कर याद रखना है ताजमहल मुमताज महल के लिए जो है वो बनवाया था।
स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और यहाँ पर कौन-कौन सी इमारतें हैं वो भी पूछी जाती हैं, जैसे कि दिल्ली का जो है वो लाल किला, दीवाने आम बहुत पूछा जाता है। दीवाने आम और दीवाने खास नाम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वो पूछा जाता है, तो वो सब शाहजहाँ के टाइम में ही जो है वो बना था। और साथ ही साथ आगरा मोती मस्जिद जो है वो भी आपको यहीं देखने को मिला था। तो जितने भी देख रहे हैं सब ये मूर्तियाँ या बिल्डिंगें आप कहें, मूर्तियाँ नहीं, तो ये सब क्या है स्थापत्य कला, क्योंकि इसमें जो नक्काशी वगैरह होती है, ताजमहल में आप देखते हैं, तो ये सब स्थापत्य कला से जो है वो रिलेटेड है। शाहजहाँ जो है इसके पुत्रों की अगर बात करें तो उसमें पुत्र का एक नाम आप याद रख सकते हैं, वो नाम है दारा शिकोह। दारा शिकोह क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए कि दारा शिकोह जो है वो सबसे ज़्यादा विद्वान था। इसने भगवद गीता, उपनिषद, रामायण, योग वशिष्ठ इन सभी का अनुवाद करवाया था। कौन-सी भाषा में? फ़ारसी भाषा में जो है वो अनुवाद कराया था। एक युद्ध भी आपको याद रखना होगा, वो था यहाँ से धर्मट का युद्ध। इसको रब करते हैं, धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध जो है वो दारा शिकोह और औरंगजेब जो है उसके बीच जो है वो हुआ था। कब हुआ था? 1658 में हुआ था। इसमें जो दारा है वो पराजय हो गया था, हार गया था। एक और युद्ध है वो है सामूगढ़ का युद्ध। ये आपसे वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी दारा और औरंगजेब के बीच में ही हुआ था। इस युद्ध में भी दारा जो है वो हार गया था। तो ये 2 युद्ध इनसे संबंधित थे। तो जो औरंगजेब की बात हो रही है तो इसके बाद नाम किसका आता है? औरंगजेब का ही आता है। तो देखते हैं हमारे औरंगजेब। औरंगजेब का टाइम 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक जो है वो चला था। गुजरात में इनका जन्म हुआ था औरंगजेब का। औरंगजेब के बचपन का नाम जो है कोई नहीं इसमें जो है देखने को मिलता है, पर उपाधियाँ देखने को मिलती हैं। तो जिंदा पीर की उपाधि जो है वो दी जाती है। जिंदा पीर। और औरंगजेब का जो विवाह है वो किससे हुआ था? तो दिलरास बानो बेगम से हुआ था। अधिकतर नाम में आप देख रहे हैं बानो बेगम लगा हुआ है, तो बस मेन दिलरास ध्यान रखिएगा, बानो बेगम जो है वो सभी जगह ही आप देख रहे हैं। तो ये हो गया। फिर औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? तो मीर मुहम्मद हकीम जो है इनके गुरु का जो है वो नाम था। शॉर्ट में मैंने हकीम जो है वो लिख दिया, मीर मुहम्मद हकीम। एक संधि हुई थी, वो हम उसको आगे देखेंगे, पर एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जो औरंगजेब है इसने जो जजिया कर है इसको फिर से जो है वो प्रारंभ करवा दिया था। क्योंकि हमने पिछले देखा था ना कि समाप्त करवा दिया गया था, पर इसने जो है जजिया कर पुनः जो है वो लागू करा दिया था। कब लागू करवाया था? तो 1679 ईस्वी में जो है वो करवाया था। समाप्त किसने करवाया था? मैंने बताया था अकबर ने समाप्त करवाया था। कब कराया था मैंने ये भी आपको अभी बताया कि 1564 ईस्वी में जो है वो समाप्त कराया था, और जजिया कर इसने फिर से जो है वो प्रारंभ करा दिया था। इसने औरंगजेब ने ही इस्लाम जो है वो नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु थे जिनका नाम था तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या जो है वो करवा दी थी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जो हैं, गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या जो है वो करवा दी थी दिल्ली में जो है वो औरंगजेब ने। कब करवाई थी? 1675 में करवाई थी। अब अगर थोड़ा-सा बात करते हैं पुस्तकों की, तो भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है, उस पर फ़ारसी में सबसे अधिक जो पुस्तकें हैं, वो औरंगज़ेब के टाइम में जो है वो लिखी गई थी। और औरंगज़ेब के बारे में 1665 में एक पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश इसने दिया था इसके शासनकाल में। तोड़े गए जो मंदिर थे, उसमें सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर,
वीर सिंह देव द्वारा जो बनाया गया था मंदिर जहांगीर काल में, जिसका नाम है केशव राय मंदिर, वो ये मंदिर जो है वो तुड़वाने के आदेश जो है वो दिए गए थे। और औरंगजेब के टाइम में ही मुगल जो सेना थी उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। ये भी एक पॉइंट के तौर पर आप याद रख सकते हैं। तो ये हमने पूरा मुगल काल के सभी राजाओं के बारे में देख लिया। अब मुगल काल जो है उसमें क्या कुछ सामाजिक दशा थी, उसके बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं जो थ्योरी बेस्ड मुगल काल के बारे में बताइए, इस टाइप से पूछ लिया जाता है। तो मुगल काल में अगर प्रशासन की बात करेंगे तो मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति जो है उस पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। मुगल शासन भारतीय और साथ ही साथ गैर भारतीय यानी विदेशी जो है उन दोनों का मिश्रण थी। प्रशासन यहाँ पर केंद्रीय, प्रांतीय, जिले और परगने इनमें जो है वो बटा हुआ था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य जो है उनको प्रांतों में, सूबे जो थे उनको सरकारों में, सरकार जो है उनको परगनों में और परगनों को गांव में बांटा गया था। फिर मुगल काल में फौजदार, आमिल, कोतवाल, काजी ये सभी महत्वपूर्ण अधिकारी जो है वो आते थे। और परगने जो हैं उसमें प्रमुख अधिकारी सिकदार, आमिल, कानूनगो ये सभी जो है वो आते थे। तो एक दो आप याद रख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आए तो उनमें आप लिख सकते हैं। सामाजिक दशा की बात करें तो दो वर्गों में जो है वो बटा हुआ था, एक धनी वर्ग और एक जनसाधारण, जैसे किसान है, दस्तकार हैं और श्रमिक हैं। उच्च वर्ग जो है, धनी वर्ग जो है, उनमें जो है आपके मनसबदार हो गए, जागीरदार हो गए, जमींदार हो गए, राजकीय संरक्षण प्राप्त सरकारी अधिकारी हो गए, ये सभी आते थे। ये लोग बहुत ही ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन जो है वो बिताते थे। समाज का बहुसंख्यक वर्ग जो है वो हिंदू होता था। जाति बंधन कठोर थे, साधारणतः अंतर जातीय खान पान और विवाह संबंधी निषिद्ध था। और पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं का विवाह ना होना, लड़की के जन्म को अपशकुन मानना, सती प्रथा, ये सभी जो कुरीतियां हैं वो एक हिस्सा थी इस मुगल काल का। सांस्कृतिक और कलात्मक स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पर मुगलकालीन स्थापत्य मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला जो है उसका मिश्रित रूप देखने को मिलता है। और जो स्थापत्य की शुरुआत है वो बाबर के टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी। एक चीज आप ये भी देखिए कि जो हमने स्थापत्य कला से रिलेटेड इतने देखे हैं पॉइंट कि क्या क्या निर्माण हुए, उनका भी यूज आप कर सकते हैं अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि मुगल काल जो है उस पर साहित्यिक दृष्टि से प्रकाश डालिए, तो आप ये सभी पॉइंट का यूज कर सकते हैं। चित्रकला के बारे में देखिए लिखा है ना, हुमायूं के शासनकाल में जो है वो नींव पड़ी थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां में भी चित्रकला का विकास देखने को मिल रहा था। संगीत कला जो है वो हुमायूं, अकबर, शाहजहां जो है इसमें देखने को मिला था। मेन तानसेन आपको फोकस करना होगा। बाबर साहित्य में बहुत रुचि लेता था। तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके ए बाबरी की रचना की थी। मैंने बताया था ये भाषा कौन सी थी, चगताई तुर्की करके भी लिखा रहता है और केवल तुर्की भाषा भी। दोनों ही आपका सही है, जो भी आप लिख सकते हैं, पर ध्यान जरूर रखिएगा कि इसकी आत्मकथा किस भाषा में है और उसका नाम क्या है। जहांगीर, अकबर और शाहजहां के काल में भी विभिन्न रचनाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। आर्थिक दशा हमारा लास्ट पॉइंट है और ये आज का हमारा टॉपिक भी समाप्त होगा। परंतु एक चीज इस टॉपिक को खत्म करने से पहले कि आप किस सेमेस्टर के वीडियो चाहते हैं और किस सब्जेक्ट के वीडियो चाहते हैं, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर जो है, जो कि जिनकी सेकंड या फर्स्ट सेमेस्टर में बैक रही है, उन सभी को थर्ड सेमेस्टर सभी को देना है। इसीलिए थर्ड सेमेस्टर जो है मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है। बाकी आप लोग कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा कि किस सेमेस्टर में के आप हैं और कौन से सब्जेक्ट जो है उसकी क्लास आपको चाहिए। तो आर्थिक दशा की बात करते हैं तो मुगल काल में शाहजहां के समय तक भारत की आर्थिक स्थिति ठीक मानी जा सकती है। शाहजहां का समय समृद्धि और संपन्नता का काल था। मुगल काल में भारतीय समाज आर्थिक दृष्टि से विभिन्न भागों में बटा हुआ था। बादशाह की आय सबसे अधिक थी। विभिन्न जो कर हैं उनको वसूल करने के अतिरिक्त बादशाह राज्य का सबसे बड़ा उद्योगपति और व्यापारी था। कृषि भारत की बहुसंख्यक प्रजा का मुख्य व्यवसाय था। आय का प्रमुख स्रोत जो है वो भूमि उत्पादन से लिया जाने वाला कर था। लगान हो गया, खराज हो गया, ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। बड़े-बड़े जो संपन्न नगर हैं वो देखने को मिलते थे। व्यापार भी उन्नत स्थिति में था। ये जो पॉइंट है जो आप इजीली याद रख सकते हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। इनका उपयोग आप कैसे भी कर सकते हैं। फिर शक्तिशाली मुगल बादशाह जो उन्होंने शांति और व्यवस्था की स्थापना भी करके रखी थी। और लास्ट पॉइंट, मुगल कालीन भारत की अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र से अलग क्षेत्र पर मध्यम वर्ग का प्रभुत्व जो है वो रहा था। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुगल काल में भारत में ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो कि मुद्रा पर जो है वो आधारित थी। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। जैसे जैसे आपका आगे कोर्स है, इसी लेवल से हम आगे जो है वो बढ़ते हुए चलेंगे। हमने ये पहले के स्टार्टिंग के जो पॉइंट हैं इनको पूरा
फिनिश कर दिया है। बस आप अपना सपोर्ट जो है पूरी तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करके दिखाते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार हम धुआंधार बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।